चलिए आज हम लोग देखना है क्लास 10 के मैथ में दो चर वाला रैखिक समीकरण। इससे पहले भी तुम लोग को बताया जा चुका है दो चर का मतलब क्या होता है, एक चर का मतलब क्या होता है। देखिए यहाँ पे x प्लस 3 बराबर 2, अगर इसको हम लोग बोलेंगे इसको एक चर वाला बोलेंगे। एक चर वाला ये का है रैखिक समीकरण है। ये कौन सा चर वाला समीकरण है? एक चर वाला रैखिक समीकरण है। यानी इसका मतलब होता है जिसमें एक का मान निकाला जाता हो, ठीक है ना, जिसमें एक किसी चीज़ का मान निकाला जाता है, एक अज्ञात को निकाला जाता हो, उसको हम लोग एक रैखिक समीकरण एक चर वाला रैखिक समीकरण कहते हैं। एक्स प्लस वाई बराबर कितना जगह है, इसको हम क्या बोलेंगे? दो चर वाले रैखिक समीकरण कहते हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या कहते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे बता दिया गया दो चर वाले रैखिक समीकरण कहते हैं। यहाँ पे बताया गया, आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस कितना हो जाएगा 6। इसको तीन चर वाला रैखिक समीकरण कहते हैं। तीन चर वाला रैखिक समीकरण कहते हैं। तो अभी हम लोग को हम लोग 8 क्लास में या पहले कौन सा एक चर वाला और दो चर वाला रैखिक समीकरण के बारे में पढ़ेंगे, परंतु जो तीन चर वाला रैखिक समीकरण है हम लोग को 11th-12th क्लास में पढ़ना है। तीन चर वाला रैखिक समीकरण कब पढ़ना है? 11th-12th क्लास में पढ़ना है। चलिए अब हम आप लोग को बता रहे हैं विशेषकर अब क्या है दो चर वाला एक चर वाला रैखिक समीकरण के बारे में हम आप लोग को बता रहे हैं। ये आप ध्यान रखिएगा, दो चर वाले रैखिक समीकरण जो होते हैं उसका ax प्लस dy बराबर प्लस सी बराबर कितना होता है? 0 होता है। अर्थात इसका मतलब क्या होता है? रूप होता है। ये दो चर वाला रैखिक समीकरण का क्या होता है? रूप होता है। ये कौन सा चर वाला है? दो चर का है। ये कौन सा चर का है? दो चर का है। और यहाँ पर देख लीजिए एक चर का है। ये कौन सा चर का है? एक चर का है। तो यहाँ पर हो जाएगा ax प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब देख लीजिए यहाँ पे 2x प्लस 3y बराबर यहाँ पे प्लस 4 बराबर 0 हो जाएगा। और यहाँ पे हो जाएगा 3x प्लस 4 बराबर कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो ये हम लोग का ये क्या हो जाएगा? 2x प्लस 3y प्लस 4 बराबर कितना हो जाएगा? 0। और यहाँ पे हो जाएगा 3x प्लस इतना बराबर कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे एक चर वाला और यहाँ पे कितना हो जाएगा? दो चर वाला। सबसे पहले आप लोग को ये समझ में आना चाहिए कि ये एक चर का है, ये कौन चर का है? दो चर का है। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, फिर आगे बताते हैं। अब देखना है आप लोग को एक चीज ध्यान रखना है, ये हम लोग का समीकरण है। अब ये बहुपद नहीं है कि इसमें सबका घात अलग अलग होता है। बहुत सारे लोग पूछते हैं या आप लोग के एग्जाम में दे देता है
कि रैखिक समीकरण का घात होता है। तो वो रैखिक समीकरण हो या कोई भी समीकरण हो, रैखिक समीकरण हो या हम लोग कौन सा समीकरण हो, एक चर वाला रैखिक समीकरण, या आप लोग को कौन सा दो चर वाला रैखिक समीकरण, या हम लोग का इसका घात यानी तीन चर वाला रैखिक समीकरण, ये सबका घात क्या होता है, ये सबका घात क्या होता है, सबका घात समीकरण, ये सबका घात हम लोग का होता है घात, ये सबका घात होता है, ये सबका घात होता है हम लोग का कितना, ये हम लोग का घात होता है सबका एक। अब आप पूछिएगा सर जी एक कैसे होता है, तो x प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो सरदा लिखा गया था इसका घात कितना है, 1 है, इसका घात कितना है, 1 से, यहाँ पे होता है 1 से, ax प्लस by प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा, 0। इसका भी घात 1 है, इसका भी घात 1 है, तो दो चर वाला का भी कितना हो जाएगा, 1 है। अगर तीन चर वाला अगर आपको चाहिए तो ax प्लस by प्लस cz प्लस d बराबर कितना हो जाएगा, 0। तो इस सब का भी घात कितना है, 1 है। यानी कहने का मतलब इस सब का घात कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये सब का घात कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये सब का घात कितना हो जाएगा, 1। तो कभी कभी पूछ देता है कि एक रैखिक समीकरण का घात कितना होता है, तो हम लोग लिखेंगे 1 होता है। अगर बोल देगा कि दो चर वाला रैखिक समीकरण का घात कितना होता है, 1 होता है। तीन चर वाला रैखिक समीकरण का घात कितना होता है, कितना लिखेंगे हम लोग, 3 होता है। 3 होता है ना, नहीं, उसका भी कितना होता है, 1 होता है। ये हम लोग का परीक्षा से संबंधित है, इस सब चीज पर आप लोग को ध्यान रखना है। चलिए अब हम आप लोग को बता दे रहे हैं। अब हम लोग को क्या करना है, अब हम लोग को थोड़ा सा जो करना है ध्यान रखिए। आप पूछा गया हम लोग से कि ये जो रैखिक समीकरण होता है, ठीक है ना, ये जो रैखिक समीकरण होता है, चल नहीं रहा बढ़िया से, रुको ना। अब यहाँ पे आप लोग को देखना है एक चीज और भी देखना है। अब हम लोग इसमें क्या आता है, तो अगर x y वाला दो चर का अगर समीकरण हम लोग को दिया है, दो चर वाला समीकरण अगर हम लोग को मिला है, आप कोई बोल दे दो चर वाला समीकरण का हल कितना हो सकता है, या कितने हो सकते हैं, या कितने हो सकते हैं, तो अभी हम लोग को पास सब्स्टिट्यूशन आ जाएगा। देखिए आप अगर चाहे ना, अगर आप चाहे ना तो इसका अनगिनत हल निकाल सकते हैं। इसका अनगिनत हल हो सकता है ax प्लस by प्लस c बराबर कितना हो जाएगा, 0। तो अगर कोई पूछे कि x y का या दो चर वाला समीकरण का कितने हल हो सकते हैं, तो हम लोग लिखेंगे क्या, अनंत। क्या हो सकता है, अनंत हो सकता है, बहुत सारा हो सकता है, ठीक है ना। अब आप पूछिएगा सर कैसे हो सकता है, तो मैं आप लोग को बता देता हूँ। देखिए 2x प्लस y बराबर 6, हम लोग को यानी कहने का मतलब इतना बराबर इतना मंगाना है। इसका हल देखना है कि कैसे ज़्यादा होगा। अगर हम लोग रखते हैं कि x बराबर अगर 2 रख दें, y बराबर भी अगर 2 रख दें, तो यहाँ पे हम आप लोग को दिखाते हैं 2x प्लस y बराबर 6, यहाँ पे 2 गुणे 2 आप प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा 2, यहाँ पे हो जाएगा 6। इसको भी हम लोग करेंगे तो दूसरे के 4, यहाँ पे हो जाएगा 6 बराबर 6। यहाँ पे हम लोग को एक बार 2 रखना पड़ा तब बन गया। अगर यहाँ पे आप रख दीजिए x बराबर 1 और y बराबर कितना रख दीजिएगा 4, तभी आसानी से बन जाएगा। देखिए कैसे हम लोग बना लेंगे, 2 x का मान हम लोग कितना रखे हैं 1 प्लस y का मान कितना है 4, यहाँ पे 2 एकम 2 और यहाँ पे 4 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। आप बोलिएगा सर जी आप तो बोले अनंत, तो 2 को अनंत थोड़ी हो जाएगा, और भी 2 को रख के दिखाइए। x बराबर अगर हम रख देते 3, y बराबर कर देंगे 0, तो यहाँ पे होता है 2 गुणे x का मान कितना है 3 है प्लस y का मान कितना है 0, यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 गुना के 6 हो जाएगा। अब बोलिएगा सर जी आप बहुत भरमा लिए, भरमाइए मत, भरमने वाला का है नहीं। अगर x बराबर हम 4 रख देते हैं और y बराबर कितना रख देते हैं -2 रख देते हैं, तो इसका मान कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2 गुणे 4 -2, यहाँ पे 4 गुना के 8 हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा 2 बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा 6। आप बताइए कि अनगिनत हुआ कि नहीं हुआ, बहुत सारा हुआ कि नहीं हुआ, इसका अनगिनत हो रहा है।
ये मान अगर रखिएगा, इसका दो चर वाला मान को अगर बराबर कीजिएगा तो इसका मान क्या होता है, अनगिनत होता है। इसका हल क्या होता है, इसका हल अनगिनत होता है। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए ताकि कोई भी पूछे, चाहे आप लोग का एडजेक्टिव में आता है, ठीक है ना, कि दो चर वाला एक्स और वाई का दो चर वाले रैखिक समीकरण के कितने हल होते हैं, हम लोग क्या बोलेंगे, बहुत सारे, अनगिनत। अनंत के जगह पर आप लोग कर दीजिएगा अनगिनत, ठीक है ना, अनगिनत हो जाएगा, ठीक है ना, अनंत हो जाएगा, बहुत सारा हो जाएगा, ढेर हो जाएगा। अभी मैंने बहुत सारा निकाल के दिखाया, अभी आप लोग अपना से भी निकाल सकते हो, निकल सकता है कि नहीं हो सकता है। तो इसका हल बहुत सारा होता है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, नोट कीजिए जल्दी से। हो गया। अब यहाँ पे देखना है दो चर वाला रैखिक समीकरण का युग्म, रेखा युग्म और रैखिक युग्म के बारे में देखना है। दो चर वाला रैखिक, दो चर वाला, दो चर रैखिक समीकरण, दो चर वाले, दो चर वाले रैखिक समीकरण कौन सा हो जाएगा, समीकरण हो जाएगा। आप थोड़ा सा ध्यान रखिए, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, यहाँ पर हो जाएगा ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू बराबर 0। अब आपको थोड़ा सा क्लियर करना है, ए1 बराबर बी1 बराबर सी1 बराबर, A1 बराबर B1 बराबर C1 बराबर, तो हम लोग का यही मान होता है A1 बराबर B1 बराबर C1 बराबर। यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, 2x प्लस 4y बराबर 4 है, 4 प्लस कर दीजिए, यहाँ पे 1 है। दूसरा है 3x प्लस 2y प्लस 4 बराबर 0 है। तो अब आपको अगर इसमें से मान है तो समीकरण 1 है, ये समीकरण कितना है, 2 है। ये समीकरण इसको हम लोग 1 मानते हैं, इसको हम लोग समीकरण कितना मानते हैं, 2 मानते हैं। तो सब जब समीकरण 1 की बात आएगी तो हम लोग का समीकरण 1 से क्या प्राप्त होगा, A1 B1 C1 प्राप्त होगा। समीकरण 1 से क्या प्राप्त होगा, A1 B1 का हो जाएगा C1। देखिए A1 का मान यह कितना हो जाएगा, 2, B1 का मान कितना हो जाएगा, 4, C1 का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो A1 का मान 2, B1 का मान कितना हो जाएगा, 4, C1 का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब A2 का मान कितना है, 3, B2 का मान कितना है, 2 और C2 का मान कितना है, 4, ठीक है ना। A2 का मान कितना है, A2 का मान 3,
B2 का मान कितना हो जाएगा 2, और C2 का मान कितना हो जाएगा, C2 का मान कितना हो जाएगा यहाँ पर हम लोग का 4 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हम लोग का जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं रेखा जुग्म, इसको हम लोग बोलते हैं रेखा जुग्म। अब ये रेखा जुग्म क्या है और रेखा जुग्म से हम लोग क्या बनेगा ये चीज़ को बताएंगे। अब इसका हम लोग अनुपात निकालते हैं। अनुपात का मतलब होता है A1/A2, ठीक है ना। इसका हम लोग अनुपात ज्ञात करते हैं, ठीक है ना। तो इसका अगर हम लोग अनुपात निकालेंगे, इसका अनुपात निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो ध्यान रखिएगा A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर हो जाएगा C1/C2। अब हम आप लोग इसलिए यह लिख के दिखा रहे हैं कि A1 के साथ में नीचे A2 होगा, B1 के साथ में नीचे क्या होगा B2 होगा, और C1 के साथ में नीचे क्या होगा C2 होगा। A1 के नीचे अगर आप चाहिएगा कि हम B2 लिख देंगे तो ये गलत हो जाएगा। B1 के सामने अगर आप चाहिएगा कि हम A2 लिख दें तो गलत हो जाएगा। ये हम लोग जब अनुपात निकालेंगे तो A1 के साथ में क्या हो जाएगा A2, B1 के साथ में क्या हो जाएगा B2, और C1 के साथ में क्या हो जाएगा C2 हो जाएगा। तो इससे हम लोग का अनुपात निकलता है। जब यह अनुपात हम लोग निकालते हैं, जब यह अनुपात निकलता है तो हम लोग को दो चीज़ आता है। एक होता है ग्राफीय, एक होता है ग्राफीय विधि के बारे में, यह ग्राफीय निरूपण होता है। दो होता है, इसका दो निरूपण होता है। चलिए लिख दे रहे हैं, इसका 2 निरूपण होता है। अनुपात का 2 निरूपण होता है। कौन सा निरूपण होता है 2 गो। एक होता है ग्राफीय, एक होता है ग्राफीय निरूपण होता है। कौन सा निरूपण होता है ग्राफीय, और दूसरा का कौन सा निरूपण होता है हम लोग का बीजगणितीय। कौन सा होता है बीजगणितीय निरूपण होता है। कौन सा निरूपण होता है बीजगणितीय निरूपण होता है। अब आप लोग ध्यान रखिएगा, 2 होता है, एक ग्राफीय होता है और दूसरा का होता है बीजगणितीय होता है। तो इसका ये जो है, ठीक है ना, इसको हम लोग को बारी बारी से करते चलना है, बनाते चलना है। क्या हाल है मास्टर, ठीक है। चलिए अब इस अनुपात से हम लोग क्या सीखेंगे, इस चीज़ के बारे में देखना है। इस अनुपात से हम लोग क्या मिलेगा ये चीज़ को देखना है। तो हम लोग का रैखिक युग्म जो था उसको करते हुए हम लोग ने क्या प्राप्त किया है, हम आप लोग को आज बताते रहे पूरा बायोडाटा। चलिए यहाँ पर ध्यान रखिएगा, क्या है थोड़ा सा क्लियर कर लीजिए, हालांकि थोड़ा सा क्लियर कर लीजिए ये क्या है। चलिए अब आप लोग को क्लियर करना है क्या है। यहाँ बताया गया था रेखा युग्म, इसको हम क्या बोलते हैं रेखा युग्म। अब हम लोग का ये क्या हो जाएगा ग्राफीय निरूपण, ये कहा जाएगा बीजगणितीय निरूपण। अब देखिए यह हम लोग का अनुपात होता है, यह हम आप लोग को बता दें। ये क्या है हम लोग का अनुपात होगा, अनुपात। अब हम लोग को करना क्या है थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। 3x + 2y = 4, और यहाँ पर हो जाएगा ध्यान रखिएगा 2x + 4y = 1। इसको हम लोग समीकरण 1 बोलते हैं, इसको समीकरण हम लोग कितना बोलते हैं 2 बोलते हैं। A1 हो जाएगा समीकरण 1 से A1 निकलता है, B1 निकलता है, C1 निकलता है। समीकरण 1 से A1 B1 और कितना होता है C1 निकलता है। समीकरण 2 से निकलता है A2 B2 और कितना निकलता है C2।
तो समीकरण यहाँ पे हो जाएगा 1, यहाँ पे सॉरी 1 यहाँ पर 3 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा -4 हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 2, यहाँ पे हो जाएगा 4, यहाँ पे माइनस हो जाएगा 1, क्योंकि इधर प्लस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस। आप देखना है a1 बटा कितना होता है a2, यहाँ पर सीखना हम लोग को a1 बटा कितना हो जाएगा a2, यहाँ पे हो जाएगा a1 बटा कितना हो जाएगा a2। अब देखना है a1 बटा a2 कितना है 3 बटा है 2, ठीक है। और उसके बाद हो जाएगा b1 बटा b2, b1 बटा b2 कितना हो जाएगा 2 बटा 4, 2 एकम 2, यहाँ पे 2 3 के 4, यानी कहने का मतलब a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2, a1 बटा a2 बराबर नहीं है कितना b1 बटा b2। तो a1 बटा a2 अब बराबर नहीं है हम लोग के कितना b1 बटा b2, तो हम लोग को यह कहा जाएगा। तो ग्राफीय अगर हम लोग निरूपण निकालेंगे, ग्राफीय निरूपण निकालेंगे तो प्रतिच्छेद करते हुए देखा हो जाएगा, प्रतिच्छेद करती हुई रेखा, ठीक है ना। अगर ग्राफ में देखेंगे तो इसको हम क्या बोलेंगे प्रतिच्छेद करती हुई रेखा। कब? जब a1 बटा a2 अब बराबरे नहीं होगा b1 बटा b2, तो ग्राफीय निरूपण में हम लोग लिखेंगे कि यह प्रतिच्छेद करती हुई क्या है रेखा है। अगर आपसे पूछ दिया गया कि बीजगणितीय में, यहाँ पर लिखेंगे इसका केवल एक हल होगा, केवल एक हल होगा, इसका कब हल होगा एगो हल होगा, a1 बटा a2 अब बराबर नहीं होगा b1 बटा b2, तब इसका कब हल होगा एगो होगा। चलिए मैंने एक समीकरण कर दिया, इसको नोट कर लो, फिर दूसरा का लेंगे तीसरा का लेंगे, जल्दी से पहले नोट कर लो इसको। हो गया, इसको ना रोक दो, पानी पी लो इसको। अब हम लोग को इस पे देखना है अगला प्रश्न क्या है। देखिए अब हम लोग का दूसरा समीकरण लेते हैं, उसमें क्या होता है 2x प्लस 3y प्लस 4 बराबर 0, यहाँ पे हो जाएगा 4x प्लस 6y बराबर 8 बराबर कितना हो जाएगा 0, कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखें, क्या समीकरण 1 इसको बोलते हैं, समीकरण इसको 2 बोलते हैं। समीकरण 1 से a1 प्राप्त होता है, b1 प्राप्त होता है और क्या प्राप्त होता है c1 प्राप्त होता है। 2 3 4 a2 b2 c2 4 6 8। अब यहाँ पे आप लोग देखना है a1 बटा a2 यानी 2 बटा कितना हो जाएगा 4, b1 बटा b2 यानी हो जाएगा 3 बटा 6, c1 बटा c2 4 बटा कितना हो जाएगा 8, यहाँ पे हो जाएगा 1 बटा 2, यहाँ पे हो जाएगा 1 बटा 3, यहाँ पे हो जाएगा सॉरी 1 बटा 2, यहाँ पे हो जाएगा 1 बटा 2। अब आपको क्या करना है a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर हो गया है c1 बटा c2। तो जब a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2, तो उसका ग्राफीय निरूपण क्या होगा आप लोग थोड़ा सा समझिएगा। इसका ग्राफीय निरूपण क्या होगा समपाती रेखाएं, समपाती रेखाएं
समपाती रेखाएं। और यहाँ पे कहा जाएगा A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2 अगर होगा तो वह बताया जाएगा, शांत रहो, समपाती रेखाएं हो जाएगा। इसका बीजगणितीय निरूपण में क्या हो जाएगा, इसका बीजगणितीय निरूपण में क्या हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे हो जाएगा अपरिमित रूप से अपरिमित रूप से अनेक शांत रहो, अपरिमित अपरिमित रूप से कहा जाएगा, अपरिमित रूप से अनेक हल हो जाएगा। A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2। तो ग्राफीय निरूपण निकालिएगा तो समपाती रेखा है, और यहाँ पे बीजगणितीय निकालिएगा तो कहा हो जाएगा अपरिमित रूप से अनेक हल हो जाएगा। चलिए इसको नोट कर लिए, फिर दूसरा बताते हैं। हो गया? चलिए अब आप लोग देख लेना है, अब क्या हो जाएगा। अब एक और भी होता है, इसका निरूपण में थोड़ा सा किया जाए। तीसरा बताया गया है 2x प्लस 3y बराबर, यहाँ पे हो जाएगा -8 बराबर 4x प्लस 6y बराबर 7 बराबर कितना हो जाएगा 0। अब इसको हम लोग समीकरण 1 बोलते हैं, इसको समीकरण 2 बोलते हैं। समीकरण 1 से प्राप्त होता है, समीकरण 1 से क्या प्राप्त होता है, तो A1 हो जाएगा, B1 हो जाएगा, और कितना हो जाएगा C1 हो जाएगा, A2 हो जाएगा, B2 हो जाएगा, और कितना हो जाएगा C2 हो जाएगा। A1 में यहाँ पर 2 हो जाएगा, B1 में 3 हो जाएगा, C1 में कितना हो जाएगा -8 हो जाएगा, A2 में 4 हो जाएगा, B2 में कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, और C2 में कितना हो जाएगा -7 हो जाएगा। अब देखिए A1 बटा कितना हो जाएगा A2, A1 बटा A2 तो 2 बटा कितना हो जाएगा 4, 1 बटा 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर लिखा गया है B1 बटा कितना हो जाएगा B2, यहाँ पर हो जाएगा 3 बटा 6, कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 1 बटा 2 हो जाएगा, C1 बटा C2, यहाँ पर हो जाएगा -7 बटा कितना हो जाएगा -8 बटा -7, यह कैंसिल नहीं होता है। तो आप ध्यान रखिएगा A1 बटा A2 बराबर है B1 बटा B2 बराबर नहीं है C1 बटा कितना C2। A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर नहीं है क्या C1 बटा C2। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसका क्या होगा, तो यह ग्राफीय में क्या हो जाएगा जानते हो, ये होता है ग्राफीय में समानांतर रेखाएं। क्या हो जाएगा समानांतर रेखाएं, क्या हो जाएगा समानांतर रेखाएं हो जाएगा। और यहाँ पे क्या लिखा गया है, अगर हमको बीजगणितीय रूप में लिखना है तो इसका हो जाएगा कि कोई हल नहीं, इसका कहा जाएगा कोई हल नहीं। आप याद रखिएगा। तो मैंने आप लोग का तीनों को बारी बारी से बताया, A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2, A1 बटा A2 बराबर नहीं होगा B1 बटा B2 तो प्रतिच्छेद करती हुई रेखा हो जाएगा, या केवल एक हल हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा दूसरा का मैंने बताया था A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर होगा C1 बटा C2, ये का है संपाती रेखाएं हो जाएगा, ठीक है ना।
और बीजगणितीय में क्या होता है अपरिमित रूप से अनेक हल। यहाँ पे बताया गया a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर नहीं होगा c1 बटा c2। ये क्या हो जाएगा समानांतर रेखा या कोई हल नहीं होगा। तो ये ग्राफीय में होता है और ये क्या होता है, ये क्या होता है बीजगणितीय निरूपण में होता है। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद आगे हम बताएं। अभी ये परीक्षा से संबंधित आप लोग को महत्वपूर्ण चीज बताया जा रहा है। बहुत लोग को मैथ दोबारा आदमी बताते रहा है कि फार्मूला एक बार में तुम लोग का क्लियर हो जाए, पूरा कंसेप्ट को आप लोग देख लीजिए। लेकिन आप लोग को लगता है कि हम लोग जो कर रहे हैं वही सही है, तो तुम लोग कर दो। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा कभी कभी आप लोग से पूछ देगा संगत और असंगत। ये प्रश्न में आप लोग जाइएगा तो कभी कभी पूछ देगा इसमें संगत कौन है और असंगत कौन है। तो हम लोग को संगत और असंगत मिलाना होगा, ठीक है ना, संगत और असंगत मिलाना होगा। तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि a1 बटा a2 बराबर नहीं होगा b1 बटा b2, तो इसको हम लोग बोलते हैं संगत, इसको हम लोग क्या बोलते हैं संगत। और जो सरका होता है a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर अगर होगा c1 बटा c2, तब इसको भी बोला जाता है संगत, ठीक है ना। a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2, तब इसको भी हम लोग क्या बोलते हैं संगत। और क्या होता है a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर नहीं होगा c1 बटा c2, तो इसको हम लोग बोलते हैं असंगत। a1 बटा a2 बराबर नहीं होगा b1 बटा b2, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे संगत। a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2, तो इसको भी हम लोग बोलेंगे संगत। a1 बटा a2 बराबर नहीं होगा b1 बटा b2 बराबर नहीं होगा c1 बटा a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर नहीं होगा c1 बटा c2, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग इसको बोलेंगे असंगत। तो संगत असंगत किसको बोलेंगे, ये चीज़ आप लोग को समझ में आ जाना चाहिए। जैसे आप लोग जाइएगा बोर्ड के परीक्षा में वहाँ पे प्रश्न दे देगा, ठीक है ना, असंगत समीकरण में कितने हल होते हैं। जैसे असंगत समीकरण में कितने हल होते हैं। अब आपको देना है यहाँ पे एक हल, दूसरा हो जाएगा अनगिनत हल या अनेक हल, तीसरा हो जाएगा कोई हल नहीं, और चौथा हो जाएगा आपको इनमें से कोई नहीं। आपको जब पूछे असंगत, तो असंगत में क्या था, तो यहाँ पे बताया गया था कि इसमें क्या था। तो इसमें अगर हम लोग दो चीज़ पढ़े थे, ग्राफीय को पढ़े थे, ग्राफीय और दूसरा क्या पढ़े थे बीजगणितीय, ये दो को हम लोग पढ़े थे। तो ग्राफीय और बीजगणितीय में आप लोग पढ़े होंगे कि यहाँ पे क्या है समानांतर होगा, समानांतर रेखा नहीं, यहाँ पे समानांतर रेखा है, संभवतः समानांतर रेखा है a1 बटा a2, हाँ समानांतर रेखा है, समानांतर रेखा है। कब था, जब ग्राफीय था तब हम लोग समानांतर रेखाएं बोले थे। और जब क्या हो जाएगा बीजगणित का था तो इसका क्या था, कोई हल नहीं। क्या था इसका, कोई हल नहीं। यहाँ पे असंगत के लिए समीकरण में कितने हल होते हैं,
तो आप आसानी से बता सकते हो कि इसमें कोई हल नहीं होता है। इसमें कहता है कोई हल नहीं, इसमें कहता है कोई हल नहीं होता है। किसमें? असंगत में। यह कब पूछा जाता है?